हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फॉल के बारे में जो कि आया था कोविड के अंदर। तो ये क्या रहेगा हमारा कोविड फॉल। और उसके बाद निफ्टी ने क्या दिया, एक अच्छा खासा ये दिया है बुल रन, जिसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। तो इस केस में क्या हुआ है, जैसा कि कोई भी अप ट्रेंड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लैग एंड पोल टाइप से पैटर्न बनते हुए क्या होता है, प्राइस जो होती है वो ऊपर जाती रहती है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, फ्लैग एंड पोल करते हुए प्राइस ऊपर गई है। लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हुआ है, जिसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं इस पीक के बारे में बात कर लेते हैं। इस पीक के अंदर क्या हुआ, एक अच्छा खासा अप मूव था, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया था फोटो में। तो ये एक अच्छा खासा अप मूव आने के बाद क्या हुआ है, प्राइस ने एक न्यूट्रल कैंडल बनाई है और उसके बाद क्या किया, ऐसी कैंडल आई है जिसने क्या किया, गैप अप तो ओपनिंग दी थी लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी है, इस कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे उसकी क्लोजिंग रही है। उसके बाद क्या हुआ है, एक और कैंडल आई है, जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली कैंडल है। इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल का लो तोड़ते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो ये तो क्या हो गई हमारी एक बेरिश कैंडल और एक बुलिश सेंटीमेंट के बाद आई हुई बेरिश कैंडल है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप गैप अप ही गैप अप हो रहा था बार बार। और उसके बाद क्या हुआ है कि एक गैप अप तो हुआ था लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्या हुई है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आई है। उसके बाद क्या हुआ है कि फॉलोअप आया है। अब फॉलोअप कैंडल क्या होती है, कोई भी एक पैटर्न बनता है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया। जैसे मान लीजिए कोई इवनिंग स्टार बना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है जो कि इस कैंडल का लो तोड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉलोअप कैंडल। तो फॉलोअप कैंडल का क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी तरीके से ये गैप अप के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आई है, तो उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और उसका एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हमको देखने मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ऐसा होगा ही होगा। तो ये जो ओवरऑल प्राइस एक्शन हुआ है, तो ये जो पीक बनी है उसके बाद किस तरीके से सेंटिमेंट चेंज हुए थे, वो इस तरफ हुए थे इस कैंडल्स के अंदर। तो अब देख लेते हैं ये ओवरऑल जो जो प्राइस एक्शन है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, जो मैंने प्रीवियसली मार्क किया था वो एक हेड एंड शोल्डर था, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है कि एक बुलिश ट्रेंड था और अब क्या कर रहा है, वो उसको बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा बुल रन था और उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया, एक हेड एंड शोल्डर बनाया है। अब हेड एंड शोल्डर बन गया है, उसके बाद क्या देखते हैं, ब्रेक का हुआ है। तो हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन जो है वो यहाँ पर क्या हुई है, ब्रेक हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नेकलाइन तक का जो टारगेट होगा, ये हमारी क्या है, नेकलाइन है। तो नेकलाइन तक का टारगेट लेके हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे और जैसा कि देख सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक अच्छे खासे अप मूव के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आया जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल था और फिर क्या हुई है, प्राइस अब नीचे जा रही है। अब आगे देख लेते हैं। तो हेड एंड शोल्डर के बाद जो प्राइस नीचे आने लगी है और इस कैंडल के अंदर क्या हुआ था, उसका टारगेट भी आ गया था। तो अब क्या हो रहा है, तो ये वाला एरिया मैंने क्यों मार्क किया, ये वाला एरिया मैंने यहाँ पर या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मार्क नहीं किया है। जब मैं देखता हूँ कि ये एरिया जो है यहाँ पर क्या कर रही है प्राइस, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स क्या कर रही है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो यहाँ पर क्या करेगी, वो सपोर्ट लेगी। अगर प्राइस इसके नीचे है तो इस लेवल पे क्या करेगी, रिजेक्शन लेगी, जैसा कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस अभी ऊपर है, यहाँ पर
इस केस में। तो यहाँ पर प्राइस जब आई नीचे ही वापस रिजेक्ट होके बाउंस आके ऊपर चली गई। सिमिलरली प्राइस वापस यहाँ पर आई, वापस एक बाउंस मिला। अब क्या हुआ, प्राइस ये क्या हो रहा था, बार बार उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तो प्राइस को क्या हुआ, एक गैप डाउन मिला। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, नीचे क्लोजिंग दी। अब प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद क्या हुआ, एक गैप अप हुआ। प्राइस ने उसको फिर से कोशिश करी, फिर उसको तोड़ने पर वापस रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। फिर एक गैप अप हुआ और प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी। अब प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी मतलब क्या है, प्राइस इसके ऊपर चल रही है, तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरफ। तो प्राइस वापस यहाँ से नीचे आई, थोड़ा सा बाउंस लिया, यहाँ क्लोज हो गई। उसके बाद प्राइस वापस गैप डाउन खुली, यहाँ तक गई, फिर क्या हुआ, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई और उसके बाद अच्छा खासा ये मूव आया है। तो इसी तरीके से वापस जब प्राइस इसके ऊपर रह रही है, तो यहाँ पर जैसे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर प्राइस क्या है, नीचे है, प्राइस क्या है, इसके नीचे है। तो इसने यहाँ से क्या लिया है, वापस ये देख सकते हैं कि रिजेक्शन लिया है। तो नीचे रहेगी प्राइस अगर, तो ये रेजिस्टेंस के एक्ट करेगा, और अगर प्राइस ऊपर रहती है तो क्या किसकी तरह एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। अब आगे देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो हेड एंड शोल्डर का हेड बनाया था और उसके बाद क्या किया था, प्राइस ने वापस एक बाउंस लिया था। तो हमें क्या हुआ था, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए थे, और इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने पे हमें क्या मिलेगी, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, आर ट्रेंड लाइन। तो फर्स्ट के केस में हम जज नहीं कर सकते थे कि कहाँ पर जाकर प्राइस में रिजेक्शन आएगा। प्राइस एक्शन जरूर देख सकते हैं लेकिन जज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट पे भी नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पॉइंट जब हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करके जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो हमें कॉशियस रहना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेडिंग करनी है। तो देख लेते हैं कि इंटरनली जब ये तो डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि प्राइस जब इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आई है तो किस तरीके से इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। क्योंकि डायरेक्टली नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बनता है जिसके थ्रू क्या होता है, फिर जिसका ब्रेक आने पे क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो रिवर्स होती है, या फिर अगर उसको कंटिन्यू भी करना होगा तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाएगा या फिर कुछ ना कुछ ब्रेक देगा, जैसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेक देगा। तो अब देख लेते हैं किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बना है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो डेली टाइम फ्रेम थी उसके अंदर तो आपको 1 या 2 कैंडल नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, प्राइस अच्छे खासे अप मूव के साथ आ रही थी ऊपर, उसके बाद क्या किया इसने, एक हाई वेव कैंडल दी है जो कि रेजिस्टेंस लाइन पे जस्ट आसपास आके वहाँ से रिजेक्ट होती हुई नीचे आई, और उसके बाद क्या हुआ, उस कैंडल का लो गया है और उसके बाद एक अच्छा खासा प्राइस में ड्रॉप आया है। तो प्राइस इस तरीके से मूव बनाती हुई बार बार ऊपर जा रही है। फिर उसी एरिया से ये जोन हमने जो मार्क कर रखा है वो इसी बेसिस पे मार्क किया है, क्योंकि 2 टाइम्स जब ये प्राइस रिजेक्ट होगी तो थर्ड टाइम यहाँ पर भी हमें कॉशियस रहना है। तो ये 3 टाइम्स प्राइस यहाँ से क्या हुई, सेम एरिया से रिजेक्ट हुई है। और ये वाली कौन सी ट्रेंड लाइन है, जो हमारी हेड एंड शोल्डर के हेड से जो सेकंड पॉइंट बाउंस आया था वहाँ से लेके जो ट्रेंड लाइन मार्क करी थी, तो ये थर्ड पॉइंट पे जो प्राइस कैसे रिजेक्ट हुई है, ये वो वाली ट्रेंड है जहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुई। तो ये हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है जिसके अंदर प्राइस क्या कर रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है। प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। फिर प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर ये प्राइस ने उसका ब्रेक दे दिया है। मतलब क्या हुआ है, ये जो पैटर्न है उसका क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो जब भी एक पैटर्न का ब्रेक डाउन होता है और उसके साथ साथ क्या है, ये पैटर्न जो बना है वो क्या बना है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना है, साथ ही क्या हुआ, एक पैटर्न बना है, और पैटर्न क्या आया है, ब्रेक डाउन आया है। तो उस पैटर्न के ब्रेक डाउन की वजह से आप देख सकते हैं कि फिर ये वापस थर्ड पॉइंट पे
तो ऐसे ही अपने को ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे अपने को 1-2 पॉइंट मिल गए, ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, दिखा कि यार ये तो रेजिस्टेंस के पास आ गया तो ट्रेड ले ली, तो ऐसा नहीं करना, नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ऐसा कुछ पैटर्न देखना है, जैसे कि इस केस में ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा कुछ आपको पैटर्न देखना है, उसका ब्रेकडाउन आने देना है, और उसी के बाद आपको क्या करनी है, ट्रेड लेनी है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, उस पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है और उसके बाद प्राइस थर्ड पॉइंट पे नीचे गई है। अब बात कर लेते हैं इस केस के अंदर क्या हो रहा है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको पैटर्न ये वाला बताया था, ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन थी, थर्ड पॉइंट, उसके बाद प्राइस में क्या हुआ है, ड्रॉप आया है। अब ये जो हमने सपोर्ट मार्क करके रख रखा था, जो कि हमारा 8 to 10 टाइम्स टेस्ट हो चुका था, 8 टाइम्स अराउंड, तो 8 टाइम्स टेस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्राइस के ऊपर रहती है तो ये क्या करेगा, सपोर्ट देगा। अब क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ाया था, तो कैंडलस्टिक्स के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था, ये पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये बन रहा है हमारा बुलिश हरामी। बुलिश हरामी का मतलब क्या है, इस कैंडल के अंदर जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो पूरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर ही है। इस कैंडल की बॉडी को मार्क कर लेते हैं सिर्फ, और देख सकते हैं कि पूरी कैंडल जो है, ये वाली ग्रीन कैंडल, वो इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल के अंदर है। तो ये क्या है, हमारा एक बुलिश पैटर्न है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न तो बनते रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, इम्पोर्टेंस तब है जब क्या है, ये किस एरिया के पास में, सपोर्ट के पास में है। सपोर्ट है, कोई चार्ट पैटर्न के अंदर बन रहा है या कहीं पे बन रहा है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह बन रहा है, तो उसके वैल्यू रहती है। तो ये क्या है, हमारा एक बहुत वेल टेस्टेड सपोर्ट एरिया है ये वाला। तो यहाँ पे क्या बना है, हमारा एक जो बुलिश हरामी बना है। बुलिश हरामी क्या होता है, ऊपर के लिए होता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हैं। तो अब हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, डायरेक्टली तो हमें ट्रेड नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो हमें देखना ही पड़ेगा जिसके थ्रू हम कैसे ट्रेड लें, क्या करें इसके अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको कुछ दिनों के अंदर प्राइस यहाँ के आसपास मिलती है, इसके नीचे नहीं, मतलब क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, प्राइस यहीं कहीं आती हुई आपको दिखती है, तो उस केस में क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा। तो इस लेवल के जितना पास में आपको एंट्री मिलती है, अगर ऊपर के लिए अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो इस लेवल के जितना पास में आप लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, बस खाली आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, इस कैंडल का जब हाई चला जाएगा, इसका जब हाई चला जाएगा, तब आपको जैसे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी इसके हाई पे, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो पैटर्न बना था, एक बेरिश कैंडल आई थी, उसके बाद एक बुलिश पैटर्न बना है। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स के केस में क्या होता है, जब भी एक ऐसा पैटर्न बनता है और उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल आती है जो कि उस बेरिश कैंडल का जो हाई है वो लेके चली जाती है, तो उस केस में हमारे लिए क्या रहता है, एक एंट्री बन जाती है। अब ये एंट्री बनी है, तो उस केस में आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि जो छोटी टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हैं, कोई लेवल मार्क्स कर सकते हैं। बाकी एक्सट्रीम टारगेट आपका, अगर प्राइस ऊपर जाती जा रही है, एकदम शार्पली जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, प्राइस बहुत ही अच्छा स्मूथली अच्छे तरीके से रन करती ऊपर जा रही है, तो भी आपको यहाँ पे आके तो क्या करना है, एग्ज़िट करनी है। ये हमारी कौन सी लाइन है, जो कि हमारे निफ्टी ने हाई मारा था, उसके बाद थोड़ी नीचे आई थी इस तरीके से, फिर उसके बाद वापस लोअर हाई मारा था, उसके बाद एक लो मारा था, उसके बाद ये उसने थर्ड ये लोअर हाई मारा है। तो थर्ड लोअर हाई के बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ी नीचे आई। अब अगर वापस उतने लेवल पे जाती है अगर, तो ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर, ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये वही है, तो यहाँ पे आ रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है तो आपको यहाँ तो एग्ज़िट लेनी ही लेनी है। वैसे आपको जब आप छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको और भी टारगेट्स मिलेंगे, तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं। तो ये 2 एंट्री रहेगी। इस कैंडल का हाई जाता है तो एक एंट्री बन सकती है। उसके अलावा ये एक इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी, तो उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वो जब ब्रेक हो तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरीके से ये लो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। मान लो 10 रुपये का एसएल रह रहा है, इधर की तरफ कहीं 10 रुपये का एसएल ही रह रहा है और आप 10 पॉइंट का तो क्या दिक्कत है, 10 पॉइंट का लेके चलिए। तो उस तरीके से आप छोटा से छोटा मिनिमाइज़ करके एसएल को अगर आप एंट्री लेते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया भी है, उसके साथ साथ ये पैटर्न है, उसका कैंडल का लो है, तो उससे ये रेफरेंस देता है अगर इसका लो जाएगा तो हमें तो निकलना है, क्योंकि इसका लो जो जाएगा वो साथ साथ सपोर्ट को भी लेकर जाएगा। तो इस तरीके की कोई क्लोजिंग आती है तो आप एग्ज़िट ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो टाइम फ्रेम है उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का आपका वो रहता है एग्ज़िट। जैसे आप डेली टाइम फ्रेम को देखकर अगर आप एंट्री ले रहे हैं, जैसे कि डेली में एक हरामी पैटर्न बना है तो डेली की कैंडल का लो लेके चल रहे हैं, तो आपको क्या होगा, पूरे दिन वेट करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पर एक कैंडल आई, उसने प्राइस इतनी नीचे चली गई, उसके बाद रिजेक्ट होकर वापस ऊपर आके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दिन वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद क्लोजिंग पे ले सकते हैं। अगर आपको छोटी टाइम फ्रेम के थ्रू एंट्री लेनी है तो आपके जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। उसके अंदर आपको हो सकता है कोई ट्रेंड लाइन है, कोई और चीज़ है, तो उसके थ्रू आप ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।